हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने 125 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया था। 125 से क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं जो बन सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और मैंने आपको बताया था कि 126 में जब हम पढ़ेंगे तो हम बेसिकली प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। कौन से प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे? जब भी कोर्ट को 125 के अंदर कोई ऑर्डर देना रहता है तो उसके लिए जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है वो किस सेक्शन में प्रेस्क्राइब्ड है? वो सेक्शन 126 में प्रेस्क्राइब्ड है। तो हम बढ़ते हैं, एक एक सब सेक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले सब सेक्शन 1 की बात करें तो सब सेक्शन 1 बात करता है कि जो प्रोसीडिंग है, जो एप्लीकेशन 125 के अंदर इनिशिएट करना है, वो कहाँ की जा सकती है। यानी कि इसको डिफरेंट लैंग्वेज में बोले तो ये भी बोल सकते हैं कि कौन सी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है एप्लीकेशन अंडर 125 को एंटरटेन करने का या उसका कॉग्निजेंस लेने का। तो यहाँ पे 3 तरीके के कंडीशंस दी गई हैं। इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी अगर एक सेटिस्फाई हो जाती है तो उस कोर्ट में आप अपनी एप्लीकेशन दायर कर सकते हो। सबसे पहले यह दिया गया है कि एप्लीकेशन जो है, जो पर्सन है, ही रिसाइड्स वेरेवर ही रिसाइड्स, यानी कि जिसके अगेंस्ट एक ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस देना है वो जहां पे रहता है उस कोर्ट में आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हो। दूसरी कंडीशन जो दी हुई है वो ही और के साथ साथ शी भी जोड़ दिया है, यानी कि जिसको ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस चाहिए अपने फेवर में, जहां पे वो रिसाइड करती है वहां की कोर्ट पे भी वो जा सकती है। तीसरी कंडीशन ये दी हुई है कि जहां पे वो लास्ट रहते थे, दोनों साथ में जहां पे रहते थे, यानी कि हस्बैंड वाइफ वेरेवर दे लास्ट रिसाइडेड, करेक्ट। अब यहाँ पे और के साथ इलेजिटिमेट चाइल्ड की माँ के बारे में भी बात की गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब मैंने आपको सेक्शन 125 बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो नेचर ऑफ मैरिज है वो कोर्ट कंसीडर करता है बिफोर ग्रांटिंग एनी ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस फॉर सेक्शन 125। मैंने आपको ये भी बताया था कि वो कंसीडर तो करता है नेचर ऑफ मैरिज को, वेदर द मैरिज इज वैलिड या वॉइड, लेकिन उस मैरिज को डिक्लेयर नहीं करेगा, उस पर डिसाइड नहीं करेगा, कंसीडर जरूर करेगा। तो यहाँ पे अब आप मुझसे बोलोगे कि जब सर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो वो उसकी वाइफ तो हुई नहीं, तो यहाँ पे हम उसको मेंटेनेंस कैसे दे रहे हैं या प्रोसीजर में कैसे डिफाइंड है ये इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए? तो आप सेक्शन 125 को जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि चिल्ड्रन 2 तरीके के होते हैं, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए भी सेक्शन 125 में पावर है कोर्ट के पास कि वो मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर दे सकता है, पारित कर सकता है। तो यहाँ पे इलेजिटिमेट चाइल्ड की वजह से उसकी मदर को मेंटेनेंस दिया जाएगा या इलेजिटिमेट चाइल्ड को दिया जाएगा, करेक्ट, या उसके गार्जियन को दिया जाएगा, जो भी उसके गार्जियन है। तो बिकॉज ऑफ द पेरेंटेज ये उस पर लाइबिलिटी आती है जिसको मेंटेनेंस देना रहता है, नॉट बिकॉज ऑफ द इलेजिटिमेट वुमेन दैट इज देयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिक 3 बातों का आपको ध्यान रखना है सबसेक्शन 1 के बारे में। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई भी एविडेंस है जो कि रिकॉर्ड किया जा रहा है प्रोसीडिंग को, 125 की प्रोसीडिंग को सुनते समय, और जिस तरीके से प्रोसीडिंग चलाई जा रही है वो उस पर्सन की पर्सनल प्रेजेंस में चलाई जाएगी जिसके अगेंस्ट ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस देना है, यानी कि जिसको मेंटेनेंस सामने वाले इंसान को देना है वो पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए कोर्ट में। और अगर वो पर्सनली प्रेजेंट नहीं है, उसकी पर्सनल प्रेजेंस को डिस्पेंस अवे कर दिया जाता है यदि उसके बिहाफ पे कोई प्लीडर यानी कि कोई वकील प्रेजेंट है। तो कोर्ट बोलती है कि सामने वाला इंसान भी, एडवर्सरी पार्टी भी हमारे पास प्रेजेंट है, करेक्ट, अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर हैज टू बी पास और प्लीडर प्रेजेंट। अब यहाँ पे प्रोवाइजो जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। 126 सबसेक्शन 2 में क्वेश्चंस जो बनते हैं वो प्रोवाइजो से बन सकते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके के सवाल बनते हैं। यहाँ पे प्रोवाइजो में ये दिया हुआ है कि कोई इंसान अगर अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, विलफुली एब्सटेन कर रहा है, नॉट शोइंग हिज प्रेजेंस इन द प्रोसीडिंग, करेक्ट, या अवॉइड कर रहा है प्रोसीडिंग्स में आना, तो कोर्ट एक्स पार्टी डिसीजन सुना देगी। कोर्ट कैसा डिसीजन सुना देगी? एक्स पार्टी डिसीजन दे देगी, एक्स पार्टी ऑर्डर ग्रांट कर देगी। साथ में यह भी दिया हुआ है कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर देने के बाद जिस पर्सन के अगेंस्ट ये ऑर्डर दिया गया था वो 3 महीने के डिफरेंस में गुड कॉज का एक नोटिस दे देता है कोर्ट को कि वो इन कारणों की वजह से, ये सही कारणों की वजह से कोर्ट में अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर पा रहा था, तो कोर्ट ऐसा एक्स पार्टी ऑर्डर को कैंसिल कर देगी और एक फ्रेश ऑर्डर दे सकती है। तो ये बात है, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है और यहां से आपको 126 सबसेक्शन 2 में क्वेश्चंस अधिकाधिक मात्रा में बन सकते हैं।
आगे हम बढ़े तो सबसेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो सबसेक्शन 3 बहुत प्लेन लैंग्वेज में आपको यही बता रहा है कि कोर्ट अगर ऑर्डर दे रही है 125 के अंडर तो उसमें कॉस्ट के लिए भी ऑर्डर दे सकती है, कॉस्ट के लिए ऑर्डर दे सकती है। 125 में मैंने आपको बताया था कि किन 3 कारणों की वजह से आप सेक्शन 125 के अंडर ऑर्डर इशू करवा सकते हो। मेंटेनेंस ग्रांट करने के लिए, इंटरिम मेंटेनेंस के लिए और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स के लिए। तो एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स और इस प्रोसीडिंग 125 के अंडर की जो प्रोसीडिंग है उसको चलाने के लिए अगर कुछ कॉस्ट है, सामने वाला इंसान अगर खुद को मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है तो वो इस प्रोसीडिंग की फी कहां से देगा, कोर्ट फीस कहां से देगा, अपने प्लीडर को फीस कहां से देगा। तो उस नेचर में भी कोर्ट यहाँ पे कॉस्ट डिसाइड कर सकती है, करेक्ट, जो कि उस पर्सन के लिए जिसको मेंटेनेंस चाहिए उसके लिए फायदेमंद होगा। अब ये तो रहेगी 126 के बाद। तो 126 में आपको सबसेक्शन 2 पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहां से ज्यादा बनते हैं। अब बढ़ जाते हैं सेक्शन 127 की तरफ। याद रखिएगा चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी में 2 सेक्शंस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपेरेटिव हैं, सेक्शन 125 और सेक्शन 127। सेक्शन 127 को मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, लेकिन एक प्रीलिमिनरी ब्रीफ आपको दे देता हूं, शुरुआती ब्रीफ दे देता हूं कि आखिर 127 में बात किसके बारे में की जाती है। तो 127 में बात बेसिकली की जाती है ऑल्टरेशन की, यानी कि बदलाव की। 125 के अंडर अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसमें अगर किसी तरह का बदलाव कराना है तो कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता है, 127। अब बदलाव उस ऑर्डर में 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला, जो मेंटेनेंस का अमाउंट था आपको उसमें चेंजेस कराने हैं। प्रोविजन दिया हुआ है 127 में कि बदलती परिस्थितियों के साथ आप अपने मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में जाके ऑर्डर में चेंजेस करा सकते हो, अमाउंट में चेंजेस करा सकते हो। और दूसरे तरीके का जो बदलाव करते हैं 125 के ऑर्डर में वो टोटली कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर की बात कर रहा है। 125 के ऑर्डर को अगर आपको कैंसिल कराना है तो किन कंडीशंस में कैंसिल कराना है वो आपको दिया हुआ है 127 के सबसेक्शन 2 में और सबसेक्शन 3 में। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह की कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे वाइफ ने विलफुली अपना राइट जो है वो गिव अवे कर दिया है कि उसको मेंटेनेंस नहीं चाहिए। हस्बैंड ने ऑन द ओकेजन ऑफ डाइवोर्स कोई अमाउंट है जो कि वाइफ के पास सिक्योर करा दिया था जिसको मेंटेनेंस कंसीडर किया जा सकता है। या किसी कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसके अंडर 125 में जो ऑर्डर दिया था मेंटेनेंस का वो कैंसिल होना बनता ही बनता है। अब ऐसा कौन सा ऑर्डर हो सकता है, किस तरीके के कंडीशंस रहती हैं जब ये ऑल्टरेशन किया जा सकता है अमाउंट में या कैंसिल किया जा सकता है ऑर्डर, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। और उसी वीडियो में हम सेक्शन 128 को भी कवर करेंगे जिसमें कि एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर अंडर 125 की बात की जाती है। तो क्या है सेक्शन 127 और 128 और क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखते हैं, उसके लिए हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहीं पे हमारा चैप्टर 9 जो सीआरपीसी का है वो खत्म हो जाएगा। तो आप अगली वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा।